से लथपथ बिहार का भविष्य क्या होगा, जहां आंकड़ों के मुताबिक हर 3 दिन में आपको बता दें हत्या हो जाती है। सरेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और उस बिहार में अपराध कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होगा। अब इस फॉर्मूले में योगी के यूपी मॉडल का जिक्र होने लगा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश को ही छोड़ दे। कुछ इसी पैटर्न पर आपको बता दें बिहार में क्राइम कंट्रोल करने का मैसेज दिया जा रहा है और बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की अब मांग होने लगी है। ये डिमांड नहीं बल्कि बिहार में अपराधियों के खूनी खेल को खत्म करने का रामबाण इलाज है। जिस तरह यूपी में बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ उसी तरह से पटना की घटना के बाद बिहार में यूपी मॉडल लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वहाँ जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में कुछ घटना तेजी से बढ़ी हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण रहे, इसके लिए वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगा और थोड़ा बहुत हम लोगों से सीख लेगा। यूपी मॉडल अगर वो वहाँ करेंगे स्थापित, तो उससे भी इन अपराधियों का दुस्साहस भी कम होगा, घटनाएं भी गिरेंगी और नियंत्रण में पूरी कानून व्यवस्था रख पाएंगे। अगर बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल को समझे तो बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन यूपी में फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। बिहार में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं तो यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों को घुटने पर लाया जा रहा है। बिहार में अपराधी क्राइम करने के बाद फरार हो जाते हैं, वहीं यूपी में ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर से एक्शन होता है। फर्क साफ है बिहार और यूपी में क्राइम कंट्रोल के फॉर्मूले में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। कुछ इसी नीति को अब बिहार में भी लागू करने की दरकार है। और देखिए अब सवाल है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बैसाखी से उतारने के लिए नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या उनकी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा एक्शन छिपा है? क्या बिहार में बेखौफ तांडव मचाने वाले तौसीफ बादशाह का वही अंजाम होगा जो कि गोपाल खेमका हत्याकांड में विकास का हुआ था? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की डिप्टी सीएम इशारों में ठोको ऑर्डर दे चुके हैं। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे। और जिस अपराधी के खिलाफ बिहार के डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए ठोको ऑर्डर दे दिया, ऐसे में सवाल है कि क्या गैंग वॉर के शूटर का एनकाउंटर होने वाला है? क्या एटीएस के टारगेट पर मनु बलवंत और शूटर सूरज भान है? एनकाउंटर की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि इस गैंग वॉर के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और अपराध के मौसमी सीजन पर चुटकी ली जा रही है। ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है, तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। तो क्या अपराधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जिसका जिक्र यहाँ के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कर चुके हैं? पटना में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार समेत पूरे देश में सनसनी फैला दी है। हत्याकांड के वीडियो ने 2023 में प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जो याद है उसको ताजा कर दिया। तो वहीं मोडस ऑपरेंडी, ना ही कानून का डर, न किसी का खौफ। प्रयागराज में खुली सड़क तो पटना में हॉस्पिटल के अंदर खूनी खेला गया, लेकिन पैटर्न एक जैसा है, मकसद एक जैसा है और यहीं से पटना शूटआउट का असद अतीक कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है जरा समझते हैं। एक जैसा अंदाज, एक जैसा स्टाइल, क्या असद का फैन है बादशाह? ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पटना शूटआउट की है जिसको तौसीफ बादशाह लीड कर रहा था, तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की है जिसे अतीक का बेटा असद लीड कर रहा था। इन दोनों हत्याकांड में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ने चेहरा नहीं ढका। वारदात के दौरान दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक की चाह शहाबुद्दीन बनने की है तो दूसरा अतीक की विरासत संभालना चाहता था। तौसीफ भी कई मामलों में जेल जा चुका है और असद पर भी कई केस थे। दोनों का मकसद अपने नाम का खौफ पैदा करना था, लेकिन बिहार का बादशाह ये भूल रहा है कि यूपी में योगी की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में अपराधियों का बचना नामुमकिन है और हुआ भी यही। असद को झांसी एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मारकर गिराया और अब इंतजार है कि बिहार में अपराध के बादशाह का ऐसा अंत कब होगा, क्योंकि सुशासन में लगातार हो रहे मर्डर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदन की दुश्मनी शेरू से थी, फिर बादशाह की एंट्री कैसे हुई? कैसे बादशाह ने गैंग्स ऑफ फुलवारी बनाया? इसकी कहानी एकदम फिल्मी है। चंदन की हत्या के पीछे की वजह वर्चस्व की जंग मानी जा रही है। तौसीफ को चंदन की सुपारी शेरू ने दी और पटना के पारस अस्पताल में तौसीफ गैंग ने इस शूटआउट को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो चंदन और शेरू पहले दोनों एक ही गैंग में थे। दोनों अपराधियों के बीच किसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दूरी बढ़ी थी। धीरे धीरे ये दुश्मनी में बदल गई। इसके अलावा चंदन और शेरू बेऊर जेल में एक साथ बंद भी थे। हत्याकांड के बाद चंदन मिश्रा की पुरानी रील्स भी वायरल हो रही है। पटना के फुलवारी शरीफ से भी इस शूटआउट के तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि तौसीफ यहीं का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई है
और अब बात बिहार के सियासत की। प्रधानमंत्री आज मोतिहारी के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने विकसित बिहार का एजेंडा लॉक कर दिया है। पीएम मोदी ने उन तमाम मुद्दों का यहां पर जिक्र किया जिसके जरिए नया बिहार बनाया जा सके, और इसी मंत्र के साथ उन्होंने बिहार में चुनावी शंखनाद भी कर दिया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के स्वागत में नारे लगाते हुए नजर आए। एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। नीतीश कुमार का जोश हाई है क्योंकि पिछले बार के मुकाबले विरोधियों से इस बार बड़ी लड़ाई है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री मोदी कमान संभालते हुए चुनावी विजन सेट कर चुके हैं। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। दरअसल बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले रही। तभी तो पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले नीतीश कुमार कई चुनावी वादे भी कर चुके हैं। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा, पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है और 125 यूनिट। उत्तर प्रदेश में भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही है। कांवड़ियों के लिए योगी सरकार ने यहाँ खास इंतजाम किए, लेकिन ये बात कुछ मौलानाओं को कबूल नहीं है। साजिद रशीदी जैसे लोग, आपको बता दें, कांवड़ियों की तुलना आतंकी से कर रहे हैं। शिव भक्तों को भगवा आतंकी कह रहे हैं, जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक जवाब दे दिया है। क्योंकि साजिद रशीदी के मुताबिक 2.5 करोड़ कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, यात्रा के दौरान हंगामा करते हैं, और साजिद रशीदी के हिसाब से ये सच्चे सनातनी भगवा आतंकी है। ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूँ, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। कांवड़ियों को आतंकी बताने वाले मौलाना शायद ये भूल गए हैं कि मुहर्रम में कैसे देश के कोने कोने में उत्पात मचा था, जिसकी याद अब सीएम योगी ने दिलाई है। उन्होंने मुहर्रम में उत्पात मचाने वालों को भी सख्त संदेश दिया है और कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी बोलने वालों को भी आड़े हाथ दिया है। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। इससे पहले भी सीएम योगी लाउड एंड क्लियर संदेश दे चुके हैं। कांवड़ को बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मौलाना और मौलवी की मंशा कभी कामयाब नहीं हो सकती। यूपी पुलिस के पास भूत उतारने वाली बुलेट मशीन लोडेड है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की सुरक्षा योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी को भी किसी भी तरह से, आपको बता दें, जो उनकी आस्था है उस पर चोट ना पहुंचे। लिहाजा कई तरह के निर्देश तो पहले से ही तय थे। शुक्रवार यानी कि जुम्मे को देखते हुए यहां पर इंतजाम और भी तगड़ा कर दिया गया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिदों के बाहर पर्दा लगाया गया है। कांवड़ रूट पर एटीएस कमांडोज की तैनाती की गई है। स्नाइपर के साथ मौजूद कमांडोज की संदिग्धों पर लगातार नजर थी। कोशिश यही है कि कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो और सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे, और ऐसा तभी संभव है जब दोनों समुदायों की आस्था आहत न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान पड़े जुम्मे पर इसका खास ख्याल रखा गया, खास तौर पर मुजफ्फरनगर में, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर मस्जिदों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे इलाके में जहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर भी पुलिस का पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया गया है। जुम्मे को देखते हुए मस्जिदों को पर्दे से ढका गया ताकि नमाजियों और कांवड़ियों का आमना सामना न हो जाए और दोनों एक दूसरे पर कोई टिक्का टिप्पणी भी ना कर सके। पुलिस की तैनाती भी मस्जिदों के पास की गई थी। मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी पर्दा लगाया गया। कोशिश यही है कि दोनों समुदाय में किसी भी तरह का टकराव ना होने पाए और दोनों की आस्थाएं आहत ना हो। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें नहीं खोलने के सख्त आदेश है। आरोप यह है कि फिर भी आपको बता दें, यहाँ पर शॉप्स और रेस्टोरेंट में नॉनवेज बिक रहे हैं, जिनके खिलाफ गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जय श्री राम! हाथ में भगवा झंडा और मौके पर जमकर नारेबाजी। तस्वीरें वसुंधरा इलाके की है, जहां पर हिंदू रक्षा दल KFC के आउटलेट पर पहुंचा और वहां मीट बिक्री पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। दावा किया जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने रेस्टोरेंट को जबरन बंद करा दिया। इनका आरोप है कि KFC रेस्टोरेंट नॉन वेज बेच रहा है, जिससे सावन में कांवड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं।
एक महीने में मीट की दुकानें बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अगर ये आगे भी नज़ीर खुला, KFC खुला, हिंदू रक्षा दल इसी तरह रोडों पे उतरेगा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इस संगठन के लोग नारा लगाते हुए भगवा झंडा लेकर KFC रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से यहां पर स्थिति को संभाला। इतना ही नहीं, इस संगठन के कार्यकर्ता दूसरे रेस्टोरेंट पर भी पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। और देखिए, हरिद्वार कावड़ ले जा रहे कावड़िए जहां अपनी भक्ति की शक्ति से लोगों को हैरान कर रहे हैं, तो वहीं कई कावड़ अपनी अनोखी और खास बनावट से लोगों को हैरान कर रहे हैं। दिल्ली से पहुंचे कावड़िए की टोली के पास दिखाई दिया AI कावड़, जो अपनी भव्यता और दिव्यता से हर किसी को चकाचौंध कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से दिल्ली जा रही ये अनोखी कांवड़ देखने को मिली। कांवड़ देश में विराजमान कराए गए शिव को दिया गया है विशाल स्वरूप। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम समेत AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए कांवड़ में लगी मूर्ति को उठाया और बैठाया जा सकता है। डमरू स्वयं बजता है और उनकी तीसरी आंख से आग की ज्वाला निकलती है। इसके अतिरिक्त शिव का रौद्र रूप दिखाने के लिए भव्य साज सज्जा भी की गई है। इस कांवड़ के निर्माण में करीब 10 लाख का खर्च आया है। 22 कांवड़ियों का जत्था ये कांवड़ लेकर निकला है। कावड़ यात्रा के दौरान आस्था के नए नए रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कावड़ पथ पर एक श्रद्धालु की बुलडोजर कावड़ ने सभी को चकित कर दिया। आस्था का ऐसा अनोखा नजारा शायद ही इससे पहले आपने कभी देखा होगा। यूपी के बागपत के मंसूरपुर गांव से ये शिव भक्त CM योगी के नाम पर बुलडोजर कावड़ लेकर निकले। यूपी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। तो वही CM योगी के काम से प्रभावित ये श्रद्धालु कावड़ पथ पर बुलडोजर बाबा के नाम से CM योगी की बड़ी सी तस्वीर और भोले बाबा की प्रतिमा से JCB को सजाकर हरिद्वार पहुंचे। जैसे बाबा ने यूपी में इतना अच्छा माहौल कर दिया है, सारी चीजें इतनी बढ़िया कर दी हैं, गुंडा रहित प्रदेश हो चुका है हमारा, तो बाबा के नाम से ही हम ये कावड़ लेके जा रहे हैं, हमारे योगी बाबा के नाम से। नियमों का पालन करते हुए ये शिव भक्त नाच गाकर बुलडोजर कावड़ से 11 लीटर जल लेकर बागपत का पूरा महादेव मंदिर में चढ़ाएंगे। कावड़ पथ पर बुलडोजर कावड़ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यहाँ से गुजरने वाले कावड़िए इनके साथ जुड़ रहे हैं और आस्था के साथ मिलकर जश्न मनाते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कावड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ साथ आपको बता दें पर्यावरण बचाने का भी संदेश जुड़ गया है। एक शिव भक्त ने अपनी कावड़ को हरियाली से सजाया। उसके लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन और प्रकृति से जुड़ाव का एक प्रतीक है। रुड़की की सड़कों पर निकली एक ऐसी आस्था जो सिर्फ भगवान शिव तक सीमित नहीं, बल्कि इस धरती की हर सांस तक जुड़ी हुई है। स्कूटी पर बिछी हरी घास और एक खास संदेश, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये कोई नारा नहीं, मकसद है जिसे कांवड़ यात्रा के जरिए सब तक पहुंचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भोले बाबा का ये भक्त पर्यावरण वाला कांवड़ क्यों निकाल रहा है, तो इसकी वजह आप इन्हीं से जान लीजिए। जो कि उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई थी और मैं मारा फिरा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने तभी से संकल्प लिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खुद को पैदा करूंगा। तो उसी दिन से ये शख्स पर्यावरण का प्रहरी बन गया। इतना ही नहीं, हर साल कांवड़ लाता है, साथ ही हरियाली वाला संदेश भी लोगों को देता है। इस बार उसकी कांवड़ अनोखी है, जो श्रद्धा के साथ साथ हरियाली से सजी हुई है। तो अब की बार सिर्फ जल नहीं चढ़ेगा, बल्कि पौधा भी लगाया जाएगा। और यही है उस आस्था की असली शक्ति, जो जीवन से जुड़ती है और उसे बचाती भी है। और देखिए, एक मुर्गी के नाम को लेकर मध्य प्रदेश के हरदा में विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्राइवेट कॉलेज ने अपने विज्ञापन में मुर्गी की एक नस्ल का नाम नर्मदा रख दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि जितने भी हिंदू संगठन है उन्होंने इस पर यहाँ पर ऐतराज जता दिया है। उनका साफ और सीधा तर्क है कि नर्मदा सिर्फ नदी नहीं है, आस्था का सवाल है, और ऐसे में उसका नाम मुर्गी से जोड़ना सीधा सीधा अपमान है। और अब वो कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। दावा किया जा रहा है कि वही विज्ञापन है जिसमें मुर्गी की नस्ल को नर्मदा बताया गया। गौर से देखिए और विवाद की वजह समझिए, तो देख ही लिया ना क्यों बवाल मचा है। दरअसल नर्मदा नदी को लेकर हिंदुओं में गहरी आस्था है। ऐसे में जब कॉलेज की तरफ से ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया तो हंगामा शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि कॉलेज ने फायदे के लिए हिंदुओं की आस्था को अपमानित किया। अब हिंदू संगठन इसे लेकर एकजुट है और उन्होंने कॉलेज के खिलाफ शिकायत की है। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन कुछ अलग ही तर्क दे रहे हैं।
कि एक पोल्ट्री फार्म के विज्ञापन में मुर्गे और मुर्गियों की प्रजातियों पर मां नर्मदा का नाम अंकित किया है। हम सब मां नर्मदा के मानस पुत्र हैं। वो नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का जो पोल्ट्री फार्म है, वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम है, उनके द्वारा दिया गया है। उनके इंसानों से गलती होना तो आम बात है, लेकिन अगर एआई से गलती हो और वो भी ऐसी गलती कि एक जिंदा इंसान को ही मरा बता दे तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन ऐसा ही हुआ है, और वो भी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के साथ। उनको आपको बता दें श्रद्धांजलि दी गई है, और ये श्रद्धांजलि मेटा ने ट्रांसलेशन में लिखा है। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के ट्रांसलेशन फीचर पर आपत्ति जताई। दरअसल 15 जुलाई को सिद्धारमैया ने फेसबुक पर एक्ट्रेस बी सरोज देवी के निधन पर कन्नड़ भाषा में शोक संदेश पोस्ट किया था। पोस्ट पर ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन का फीचर था। इसे क्लिक करने पर लिखा गया, कर्नाटक सीएम का निधन हो गया। 16 जुलाई को सिद्धारमैया की तरफ से मेटा को लेटर भेजा गया कि वो अपने कन्नड़ ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को तब तक के लिए बंद कर दे जब तक वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद नहीं कर देता। सिद्धारमैया की तरफ से आपत्ति के बाद 17 जुलाई को मेटा ने गलती सुधारी और पोस्ट पर ऑटो ट्रांसलेशन सही किया। लेकिन इस तरह की गलतियां भ्रम पैदा कर सकती हैं। ऐसे में तकनीक से संभल कर चलिए और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। उस पर से यहाँ हो रही बारिश ने इस यात्रा को और भी ज्यादा आपको बता दे अब मुश्किल बना दिया है, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने यहाँ श्रद्धालुओं की मदद के लिए अब मोर्चा संभाल लिया है। हिमाचल पुलिस ने एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा में शामिल श्रद्धालु कैसे दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। फर्स्ट IRBN बानगढ़ के जवान, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष टुकड़ी है जो पहाड़ों पर किसी भी तरह की कार्रवाई और राहत बचाव के कार्य के लिए ट्रेंड होती है। तेज बारिश, पहाड़ों की चोटियों से बहता पानी का तेज बहाव और टूटी सड़कें, इस यात्रा में कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं जो श्रद्धालुओं का मनोबल तोड़ते हैं। लेकिन पुलिस के ये जवान ऐसी जगहों पर मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ एक गलती की वजह से करीब 50 लोगों की जान यहां पर खतरे में पड़ गई। क्योंकि लाख चेतावनी के बावजूद बस ड्राइवर ने सैलाब से पंगा ले लिया। बस यात्रियों से भरी थी, लेकिन ड्राइवर ने खतरा मोल ले लिया और सबकी जान दांव पर लगा दी। बस में करीब 50 लोग सवार थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि बस किसी भी वक्त बह सकती थी। गनीमत रही कि बस किसी तरह पार हो गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश का कहर दमोह समेत पूरे बुंदेलखंड में जारी है। नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति या वाहन उफनते रास्तों से ना गुजरे, लेकिन जान की परवाह किसे है। चेतावनी के बावजूद बस ड्राइवर मनमानी से बाज नहीं आया। ये तस्वीर चेतावनी है। जोखिम उठाना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता है। बारिश अभी थमी नहीं है और खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जरूरी है अपनी और दूसरों की जान की कीमत समझें। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पिछले 24 घंटे से बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। गांव और शहरों में कई जगह पर जल तांडव की दहला देने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। सड़क पर सैलाबी सितम से लोग बेहाल हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके उफान में जाने पर रोक लगा दी है। फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। भयंकर उफान में भी ये बच्चा जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच यहाँ निकल गया। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। अब सीढ़ी में आए सैलाबी सितम की एक और तस्वीर देखिए। ये जिला पंचायत कार्यालय के बाहर का नजारा है, जहां पर भारी बारिश के चलते पार्किंग एरिया झील में तब्दील हो गया है। सड़कों पर कई फुट तक पानी भरने की वजह से रफ्तार थम गई है। निचले इलाके डूब चुके हैं। जब हम रात में 1 बजे उठे तो पानी यहाँ तक आ गया था, तो पानी गुठुआ से ऊपर आ गया था। तो हम बच्ची को उठाए, देखा कि खटिया पर पानी चला जाएगा, तो बच्ची को उठा करके और भागा। अब मायापुर स्थित यूनियन बैंक का भी हाल देखिए। ब्रांच में पानी भरने और पावर कट के चलते बैंक में कामकाज ठप पड़ गया है। हर साल मानसून सीजन में सड़कों पर जल भराव मुसीबत लेकर आता है और प्रशासन के दावों की कलई खुल जाती है। लोग अब बस बारिश के थमने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पिछले 24 घंटे से आपको बता दें बादल कहर बनकर बरस रहे हैं और बारिश की वजह से यहाँ पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर से लेकर गाँव तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कृष्णनगर में घरों में पानी भर गया है। घरेलू सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो रहा है। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। वहीं घर के बाहर का नजारा और भी डराने वाले है।
सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, गाड़ियां डूब रही हैं। नजारा सर्किट हाउस चौक का है। जलभराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया और पानी की निकासी के निर्देश दिए। सतना में सैलाब से पूरा शहर जलथल है। सड़कें जलमग्न हैं। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर निचले इलाकों में जलप्रलय की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आसमानी आफत से झरने भी उफान मार रहे हैं। भारी बारिश से चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। घाटों ने जलसमाधि ले ली है। पहाड़ों और मैदानों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। देश के कई राज्य इस वक्त सैलाब के प्रकोप में हैं। यूपी के प्रयागराज में भी गंगा और यमुना की लहरें इस वक्त लोगों को डरा रही हैं। सैलाबी तबाही की ये ड्रोन तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से लोग डर गए हैं। तेज हवाओं की वजह से गंगा में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। इसका असर ये पड़ा कि गंगा और यमुना के किनारे खड़ी करीब 200 नौकाएं डूब गई हैं। नौकाओं को बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में उतर रहे हैं। सैलाबी सितम से करीब 50 से ज्यादा नाव क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजी रोटी का डर सता रहा है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से घाटों पर खड़ी नावें डूब रही हैं। तेज हवाओं की वजह से गंगा में लहरें उठ रही हैं। आसपास बने मंदिर डूब गए हैं। घाटों पर बनी झोपड़ियां भी डूबी हैं। गंगा और यमुना नदी उफान पर है। नदियों के आसपास के 15 से ज्यादा मोहल्लों की करीब 5 लाख आबादी पानी से घिर गई है। यूपी के मेरठ में नोएडा के निठारी कांड जैसे कांड को अंजाम देने की साजिश रचने वाले एक साइको किलर को पुलिस ने समय रहते ही दबोच लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या किए जाने के मामले में की है। पुलिस ने आरोपी के घर की खुदाई भी करवाई, जहां दोनों मृत बच्चों से जुड़े कुछ साक्ष्य बरामद होने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मेरठ के सरधना इलाके में हुई इस घटना ने सनसनी फैला दी है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी असद ने बच्चों की हत्या करने के जो कारण बताए, उसने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। असद ने रेहान और उवैश नाम के 2 बच्चों की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने असद के साथ समलैंगिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। मामले में पुलिस ने असद के पिता के साथ ही 4 भाइयों को गिरफ्तार किया है। विवेचना चल रही है और विवेचना के क्रम में कई साक्ष्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे बच्चे के शव की तलाश की जा रही है। इन अभियुक्तों के घर की तलाशी ली गई और इसमें कुछ हिस्सों की खुदाई भी की गई थी, जिसकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी वीडियोग्राफी करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक नशे का आदी और शादी नहीं हो पाने की वजह से वो धीरे धीरे साइको बन चुका है। आरोपी असद को अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक शख्स ने दुनिया की सबसे महंगी किस्म का आम उगाया है और ये काम उसने महज 2 साल में किया है। ये तस्वीर उसी मेहनत गवाही दे रही है कि दुनिया की सबसे महंगी किस्म का आम आज हमारे हिमाचल के बागान में लगा है। तस्वीरें सिरमौर जिले की हैं और इसको अपने बगीचे में उगाने वाले शख्स का नाम नवीन कुमार है, जिनकी मेहनत से मियाजाकी नस्ल का आम उनके बगीचे में उगा है। आपको बता दें कि इस आम में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक है। नवीन कुमार ने 2 साल पहले कोलकाता की नर्सरी से मियाजाकी नस्ल के आम के पौधों को कुरियर के जरिए से मंगवाया था। 2 साल में ही इन पौधों ने फल दे दिए हैं। नवीन ने विदेशी नस्ल के इस महंगे मियाजाकी आम के अलावा अमेरिकन रेड पामर, रेड आइवरी आम, रेड बनाना आम, येलो बनाना आम भी अपने बगीचे में लगाए हैं। और देखिए, उर्दू के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक एक नुक्ता काफी मायने रखता है। सिर्फ एक नुक्ता अपनी जगह बदल ले तो अर्थ का अनर्थ भी करा सकती है। ऐसा ही हुआ है गोरखपुर में, जहां पर आपको बता दें सहजनवा रेलवे स्टेशन उर्दू में नौतनवा बन गया। सोचिए, जिन्हें हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ उर्दू आती हो, वो तो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। जाना होगा नौतनवा और उतर जाएंगे सहजनवा। लेकिन स्टेशन का ये नाम योगी जी ने नहीं, बल्कि रेलवे की एक छोटी सी गलती से बदल गया है। हिंदी और इंग्लिश में तो ये सहजनवा ही है, लेकिन उर्दू लिखने वाले ने स्पेलिंग में ऐसी गलती कर दी कि यह सहजनवा बन गया है।